कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। अच्छा, जो नहीं बोल पा रहे वो अच्छा, नए लोग कितना है? एक बार नए लोग जो हैं वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, जो पहली बार आए हैं आरसीएम की मीटिंग में। और हम चाहेंगे इनका भी सम्मान जोरदार तालियों से होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों का मानना यही है कि ये उन लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। यानी कि जो दुनिया के सबसे बेकार लोग हैं वो क्या करते हैं? आरसीएम करते हैं। ऐसा ही है ना? तो आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या है ये बिजनेस, क्यों करना है ये बिजनेस, कैसे करना है ये बिजनेस, क्यों जरूरी है ये बिजनेस। हर मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का फोकस बिल्कुल इधर ही होना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा यस नो बोलते रहना है, क्योंकि ये किसी नेता का भाषण नहीं हो रहा है कि पब्लिक आएगी और ताली बजा के चली जाएगी। ये एक बिजनेस मीटिंग है। तो बिजनेस मीटिंग में यस नो होता है तो अच्छा लगता है, तो आप लोग यस नो करते रहेंगे। देखिए, हम लोग 21वीं सदी में जिंदगी को जी रहे हैं, मानते या नहीं मानते हैं? यस। और आप नहीं भी मानेंगे तो भी सदी बदलने वाला नहीं है। और 21वीं सदी के बारे में बताया गया है कि यहाँ वही लोग पैसा कमाएंगे जिनको बोलना आता है। क्या करना आता है? बोल। हिंदी की पढ़ाई एक से शुरू होती है, अ आ से शुरू होती है, अ आ हर से ही। अंग्रेजी कहाँ से शुरू हुई थी? ABCD से शुरू हुई थी। उसी तरह लीडरशिप की पढ़ाई जो शुरू होती है वो यस और नो से शुरू होती है। और जब आप यहाँ यस और नो नहीं बोल पाएंगे तो बाहर तो कुछ ही नहीं बोल पाएंगे। तो तैयार है बोलने के लिए? यस। सबको अपना यस खुद ही बोलना है, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है। और बिजनेस में बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस का क्या होता है? नौकर होता है या मालिक होता है? मालिक होता है। तो नौकर क्या करता है? नौकर झूठ बोल सकता है, नौकर काम को टाल सकता है, नौकर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन मालिक किसको धोखा देगा? वो खुद को धोखा देगा। तो यदि आपका यस और नो नहीं निकलता तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। साथियों, नाम मनजीत सिंह, रहने वाला पटना का। लगभग 20 साल का सफर है आरसीएम बिजनेस का। 20 साल से लगातार इस सिस्टम को सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। दोनों काम साथ साथ होता है यहाँ पे। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही है क्रांतिवीर। क्या नाम है टॉपिक का? क्रांतिवीर। एक बार फिर से बोलिए, क्या नाम है? क्रांतिवीर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब तक आपके जिंदगी में शांति है तब तक क्रांति नहीं आएगी। और क्रांति को लाना है तो फिर तो शांति को भंग करना पड़ेगा। आज कितने लोग अपने शांति भंग करने को तैयार हैं? यस। अभी भी आधे लोग हैं, आधे लोग बोल रहे ना हम तो शांति में ही रहेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने शांति को भंग करता नहीं है, शांति भंग हो जाती है अपने आप। अपनी आदत है कि जब तक हमारा सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा दिमाग का जो पैराशूट है वो खुलता नहीं। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग बेरोजगार बन के तब तक अपने घर में बैठे रहते हैं जब तक कि बाप दादाओं की संपत्ति खत्म ना हो जाए। और जिस दिन बाप दादाओं की संपत्ति खत्म होती है उनकी बेरोजगारी भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही है ना? वो दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा जाके पैसा कमाना शुरू कर देंगे, चाहे वो पैसा कैसे भी कमाए। तो इसलिए बोला गया है कि जब जब शांति गई तब तब क्रांति आई। तो अभी कोई भी चीज या कोई भी सिस्टम, सर ये फ्रंट वाला मत जलाइए, साइड वाला जलाइए। फ्रंट का कोई भी लाइट, ये स्टेज साइड का कोई भी लाइट ना जलाए, साइड वाले लाइट को सिर्फ जला दे। हाँ, वो साइड वाला जला दे तो बेटर होगा, फ्रंट का नहीं। तो जब जब शांति गई है तब तब कौन आई है? क्रांति आई है। तो ये सिस्टम क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि अभी आपकी शांति नहीं गई नहीं। अभी शांति आपके घर में बैठी हुई है। और जिस दिन ये शांति जाएगी आपके समझ में ये बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। देखिए, याद कीजिए, हमारे देश में
कुछ 100 साल पहले अंग्रेज आए थे और ये एक छोटा सा बिजनेस सेटअप लेके आए थे। एक बिजनेस का शुरुआत इन्होंने किया और धीरे धीरे ये क्या किए, बिजनेस के बहाने कस्बे पे कब्जा करना चालू किए, फिर राज्यों पे कब्जा करना चालू किए, फिर देश पे कब्जा कर लिए। ऐसा ही हुआ था ना? Yes. अच्छा, अंग्रेज जब आए थे तो उनकी जनसंख्या ज्यादा थी या हमारी जनसंख्या ज्यादा थी? हमारी। तो फिर उन्होंने राज क्यों किया? क्योंकि अपने अंदर एक आदत है कि जब तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ता हम हिलते भी नहीं। ऐसा ही है ना जी। हमारे अंदर ऐसा ही एकता है कि हमारे पड़ोसी को कोई मार रहा है तो हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वो पत्थर हमारे घर पे ना आ जाए। और यही हुआ था हमारे भारत में कि जब वो एक कस्बे को कैप्चर करते थे अंग्रेज तो दूसरा कस्बा वाला जश्न मनाता था कि चलो उसका तो गया हो गया। और ऐसे ही करते करते पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार पूरे ही देश पे बढ़ गया एक साथ, तो फिर उन्होंने हमारे देश के जनता ने 1857 में एक बिगुल फूकी। किस चीज की? राजनीतिक आजादी की लड़ाई की। ऐसा ही हुआ था ना? यस। और तब जाके अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो यही है हमारे यहाँ का सिस्टम कि जब तक शांति खत्म नहीं होती तब तक हम आराम से रहते हैं और ये क्रांति हमारे अंदर आती नहीं है। तो मामला सिर्फ राजनीतिक आजादी वाली क्रांति से नहीं थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो खाद्यान्न की कमी थी, तो फिर एक और क्रांति आई जिसका नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति। यानी कि जब जब हमारे यहाँ किसी चीज को ठीक करना था तब तब क्या नाम दे दिया गया? क्रांति। क्रांति का नाम दे दिया गया। क्योंकि जब क्रांति शब्द हम लगा देते हैं तो वहां पे काम ठीक होता है। तो हरित क्रांति जब आया, इस समय से हमारे यहाँ जैविक खाद का उपयोग हुआ। ये जितना यूरिया फास्फोरस देखते हैं ये सन 1940 के बाद ही हमारे देश में उपयोग होना शुरू हुआ। फिर हरित क्रांति के बाद हमारे यहाँ दूध का कमी था, तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक और क्रांति आ गया। उसका क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति। और इससे पहले हमारे यहाँ देसी गाय हुआ करती थी, जर्सी की गाय नहीं हुआ करती थी, पहाड़ी गाय हुआ करती थी। लेकिन सन 1970 के बाद हमारे यहाँ जर्सी गायों का आगमन शुरू हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या स्विस हो। अब जो गाय हमारे यहाँ 6 लीटर 7 लीटर दूध दिया करती थी एक टाइम में, जर्सी के आने से क्या हो गया? 60 लीटर और 70 लीटर हो गया। ऐसा ही हुआ ना? यस। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर आरसीएम की मीटिंग में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति क्यों बना रहे हैं? तो समझिए इस बात को। और वहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति मछली के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, रजत क्रांति अंडा के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, कृष्ण क्रांति बायोडीजल के लिए। और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। और तब जाके हमारे यहाँ हमारे देश में सरकार बदली और एक प्रधानमंत्री आए और उन्होंने क्या किया? नोट को ही बंद कर दिया। याद है आप लोगों को? यस। अच्छा, ये जब नोटबंदी हुआ था तो मजा आया था? नो। हाँ? नो। नहीं आया था मजा? अरे कितना तो मजा आ रहा था। 2-2 हजार के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगे रहते थे। अच्छा, फिर भी गारंटी नहीं थी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो उस समय से शुरू हुआ हमारे यहाँ कौन सा क्रांति? आर्थिक क्रांति का प्रारंभ हुआ यहाँ से। लेकिन हमें एक चीज बताइए, इस नोटबंदी का कोई फायदा मिला क्या आपको? हाजी थोड़ा कस के बोलिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब आ जाए। मिला नहीं। कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ 99% लोगों का चॉइस क्या होता है? जॉब। नौकरी होता है, जॉब इनको चाहिए। और जॉब वाले के ऊपर सरकार के किसी भी डिसीजन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार कैसा भी डिसीजन आप देख लीजिए। कोरोना आया, कोरोना का फर्क जॉब वाले के ऊपर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ना उनका सैलरी बढ़ा ना उनका सैलरी घटा। बस जो के थे काम भी नहीं करना था, घर में बैठे रहना था और सैलरी उनके अकाउंट में आ जाया करती थी। तो नौकरी वाले के ऊपर सरकार के किसी भी नीति का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम बात करें कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ, तो सबसे बड़ा सवाल कि नोटबंदी क्यों हुआ?
रीजन क्या था नोटबंदी करने का? और नोटबंदी में क्या हुआ? तो देखिए नोटबंदी में क्या किया गया था, आपके नोटों को वापस ले लिया गया था, यही किया गया था ना जी। अब जब वापस ले लिया गया था तो आपको पता हुआ कि आरबीआई जितना नोट छापी थी उतना आरबीआई में जमा हो गया, लेकिन वो नोट जो जला था वो कौन सा था? जो नदी में बहाया गया था वो कौन सा था? तो यहाँ पे हुआ क्या था, एक ही नंबर के कई एक नोट छाप दिए गए थे टकसाल में। टकसाल जहां नोट छपता है उसको टकसाल ही बोलते हैं। तो टकसाल में एक ही नंबर के कई एक नोट छाप दिए गए थे, और वो नोट यदि आज हमारे देश में रहता तो क्या होता आपको पता है? आपके नोटों का वैल्यू खत्म हो जाता। अभी अवधेश सर बता रहे थे कि मैं इंडोनेशिया गया था और इंडोनेशिया में यही हुआ। आपको पता है इंडोनेशिया का हाल क्या है? वहां एक नारियल पानी 30,000 रुपये में मिलता है, टॉयलेट जाने में 5,000 रुपया लगता है, 1-1 लाख के नोट चलते हैं इंडोनेशिया में। अब मैं लाया नहीं, लेके आता तो आपको दिखा भी देता। 1-1 लाख रुपए के नोट। तो जब पैसे का वैल्यू खत्म होता है तो ऐसा ही होता है। आपके पैसे के वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? नोटबंदी किया गया था। लेकिन चूंकि ये भाषा हमारे समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है जहां अर्थशास्त्र में जो हमें पढ़ना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो नहीं पढ़ना चाहिए वही हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। आज हमारे देश की यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जब से अंग्रेज आए तब से ही खत्म हो गई। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ लोग शिक्षा लेने जाते हैं रोजगार पाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग शिक्षा लेके बेरोजगार बन जाते हैं। और एक टैग लग जाता है, कौन सा टैग? शिक्षित बेरोजगार। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? नहीं। आज बताइए, लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई फलाने के आने से, फलाने सरकार के आने से, इनके आने से, उनके आने से। बेरोजगारी है क्या? क्या होती है बेरोजगारी? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगार यानी बिना रोजगार। अब हमें एक चीज बताइए, हमारे यहां बेरोजगार कौन है? जिनके पास सर्टिफिकेट है। बिना सर्टिफिकेट वाला एक भी व्यक्ति आप हमें बेरोजगार दिखा दीजिए। है क्या आपके आसपास कोई? नो। कोई नहीं मिलेगा। तो आप बताइए कि पढ़ाई हमने क्यों किया था? रोजगार पाने के लिए या बेरोजगार बनने के लिए? क्या करने के लिए? रोजगार पाने के लिए। लेकिन आज का हमारा पढ़ाई क्या कर दिया? हमें रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन बेरोजगार जरूर बना दिया है। और हम यदि बात करें बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आज हमारे यहाँ हालत क्या है? लगभग 13% लोग ग्रेजुएट हैं जो बेरोजगार हैं। लगभग 11% लोग 12वीं वाले बेरोजगार हैं। 6वां से 9वां पास भी हमारे यहाँ 4 से 5% लोग बेरोजगार हैं। यदि हम बात करें तो आप इस आंकड़े में सबसे बड़ी चीज को जो देखना है वो देखिए कि नॉन एजुकेशन, यानी कि जो आज तक स्कूल नहीं गए, वैसे भी 1 से 2% लोग बेरोजगार हैं। तो वो क्यों बेरोजगार है?